बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस सेशन में हम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से एमसीक्यूज़ डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज की वीडियो में पहले चैप्टर यानी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के 4 छोटे छोटे टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिनमें सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबोसोम्स है। ये वो टेस्ट है जो फिज़िकल या ऑनलाइन जो मेरी क्लासेस होती है उन क्लासेस में टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाते हैं। तो जो पहले टेस्ट हमारे हुए हैं उनमें से 2 दिनों में ये टेस्ट लिए गए थे, सेल वॉल 1 दिन में, और फिर सेकंड टेस्ट 2 जो है वो सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम में है। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इन 4 टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ को। ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ आपको इन डिस्कशंस में प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और कुछ साथ साथ और मज़ीद प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे। नंबर 1, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स इन प्लांट सेल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ज़रा देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स इन प्लांट सेल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अगर आप इनसाइड से आउटसाइड आते हैं ना, तो इसको आप याद कर लें कि यहाँ आपके पास इनसाइड पहले सेकेंडरी होगा, फिर उसके बाद बाहर की तरफ ये प्राइमरी होगा और उसके बाद मिडल लेमेला जो है ये प्रेजेंट होगा। तो सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिडल। अगर एक सेल की बात होगी तो आउटर मोस्ट प्राइमरी होगा, और अगर टिश्यू है तो आपको पता है मिडल लेमेला इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन 2 सेल्स, वो 2 सेल्स के दरमियान में होगा। अब यह करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखें, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिडल। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन बी। ये इनसाइड टू आउटसाइड है। इस स्टेटमेंट को आपने गौर से देखना है कि अगर ये बात आउटसाइड टू इनसाइड हुई तो फिर आपने इस सीक्वेंस को चेंज कर लेना है। फिर मिडल, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर डायरेक्शन इस साइड पे होगी। क्लियर हो गई ये बात? तो इस तरह की क्वेश्चन को आपने जहन में रखना है कि क्या पूछा जा रहा है। बच्चे, क्वेश्चन में फोकस पॉइंट सीखना बहुत ज़रूरी होता है, फोकस पॉइंट ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप फोकस पॉइंट को ढूंढ लेते हैं तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। ज़रा गौर से देखिएगा। पॉलीसेकेराइड सेलुलोज इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ, कहाँ पे होता है? प्राइमरी वॉल में, सेकेंडरी में, मिडल लेमेला में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? अगर आप गौर से इसकी तरफ देखें तो इस वक्त 2 ऐसे हैं जहाँ पे सेलुलोज मौजूद है, यानी प्राइमरी में भी मौजूद है और सेकेंडरी में भी मौजूद है। फिर आपने नियरेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है कि दोनों में नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए, सेकेंडरी वॉल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक इसके अंदर आप देखें तो सेकेंडरी में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट लेग्निन मिल रहा है। वहाँ लेग्निन होता है जो कि फिनोलिक कंपाउंड से बना है। ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। बेंजीन प्लस हाइड्रोक्सल जब हमारे पास आता है, इससे फिनोलिक कंपाउंड बन जाता है, और इस फिनोलिक कंपाउंड से हमारे पास क्या बना हुआ है? लेग्निन बना हुआ है। तो वहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेक्टिन भी है, लेग्निन भी है, हेमिसेलुलोज भी है, एटसेट्रा। सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल सेलुलोज किसका है? तो नियरेस्ट ऑप्शन पर आपने सेल वॉल पे टिक करना है, प्राइमरी सेल वॉल पे। होता तो दोनों में है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो, तवज्जो से देखिएगा, गौर से देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो कि पॉलीसेकेराइड सेलुलोज इज प्रेजेंट इन, इज फाउंड इन, तो फिर कहाँ पे होगा? फिर तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में होगा, बट यहाँ जो हमारे पास नियरेस्ट ऑप्शन है वो प्राइमरी है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो आपने प्रायोरिटीज़ को ज़रा देखना है, इसमें आपने गलती नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 3, द मिडल लेमेला ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। मिडल लेमेला भाई किस चीज़ से बना है? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, उसको आपने सॉल्व करना है। देखें, मिडल लेमेला मोस्टली पेक्टिन से बना है। ऑप्शन बी तो करेक्ट ऑप्शन है, बट ये क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई हो, तवज्जो रखिए इधर, बिल्कुल गौर से देखिए, ये लेग्निन मिडल लेमेला ऑफ वुडी प्लांट्स में होगा।
ये याद रखें, वुडी प्लांट्स के मिडल लेमेला में आपको क्या मिलेगा, लिग्निन मिलेगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन पेक्टिन है, ठीक है। लोअर प्लांट्स में अगर आप देखें तो वहाँ पे पेक्टिन मिडल लेमेला में मौजूद होता है। पेक्टिन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पेक्टिन ये बना है गैलेक्ट्रॉनिक एसिड से। पेक्टिन किस चीज़ से बना है भाई? पेक्टिन जो है ये बना है हमारे पास, ज़रा गौर से देखिएगा, शाबाश। पेक्टिन इज़ मेड अप ऑफ गैलेक्ट्रॉनिक एसिड। तवज्जो इधर होनी चाहिए मेरी तरफ। गैलेक्ट्रॉनिक एसिड क्या है? ये गैलेक्ट्रॉनिक एसिड डी शुगर है। गैलेक्ट्रॉनिक एसिड डी शुगर है। इस गैलेक्ट्रॉनिक एसिड के 100 यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं तो इसके 100 यूनिट से बन जाता है पेक्टिक एसिड। 100 यूनिट से क्या बनता है? पेक्टिक एसिड बनता है। और याद रखिएगा कि 100 की जगह लिख ले शाबाश अपने पास, 100 की जगह अगर 200 यूनिट्स कंबाइन होंगे तो फिर ये पेक्टिन कहलाएगा। तो पेक्टिक एसिड में 100 यूनिट ऑफ गैलेक्ट्रॉनिक एसिड है और पेक्टिन में हमारे पास 200 यूनिट्स ऑफ गैलेक्ट्रॉनिक एसिड है। इसको ज़रा आपने नोट करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा पॉइंट साथ में लिखा करें ताकि मज़ीद और भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो और साथ साथ और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकें। शाबाश, ये क्वेश्चन नंबर 3 में पेक्टिन इज करेक्ट ऑप्शन। चले जी गौर से देखें, शाबाश। विच स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट प्लांट फ्रॉम एन एनिमल सेल? इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंशिएशन कर रहा है? तो जाहिर सी बात है सेल वॉल। एनिमल सेल डू नॉट कंटेन एनी सेल वॉल एंड प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल। बहुत आसान है, तो सेल वॉल इज करेक्ट ऑप्शन। शाबाश। द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ अ प्लांट सेल इज। अब बहुत ज़रूरी है इसको सीखना। आप क्वेश्चन पे फोकस करें तो फोकस पॉइंट क्वेश्चन का लिविंग बाउंड्री है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें प्राइमरी सेल वॉल लगाया था। बच्चे, प्राइमरी सेल वॉल तब होगा जब लिविंग की बात ना हो। सेल वॉल तो डेड है ना, और यहाँ क्या किया है, यहाँ लिविंग पूछा गया है, तो लिविंग बाउंड्री आपके पास आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन होगी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल गौर से आपने इस चीज़ों को देखना है। अगर लिविंग की बात ना होती तो प्राइमरी ठीक था, बट अब लिविंग की बात है तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन सेल मेम्ब्रेन होगा। तवज्जो रखिए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक अप अ सेल वॉल विच इज नॉट मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट से नहीं बना? कौन सा कार्बोहाइड्रेट से नहीं बना? तो देखिए मैं लिख लेता हूं, प्लांट सेल वॉल ये सेलुलोज से बना है। तो सेलुलोज हमारे पास इधर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर हो गई ये बात। मैं अगर फंगल सेल वॉल की बात करूं तो फंगल सेल वॉल बच्चे बना है काइटिन से। काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट है। द डिफरेंस इज बिटवीन दिस टू, सेलुलोज होमोपोलीसेकेराइड है। जो काइटिन है हमारे पास, काइटिन एडिशनल एमाइनो कंटेनिंग है। क्या है? एमाइनो कंटेनिंग है। ये भी कार्बोहाइड्रेट तो है। अच्छा, अब रह गई बात बैक्टीरियल सेल वॉल की। तो प्यारे बच्चों, बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बल्कि बैक्टीरियल सेल वॉल आपके पास एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल से बना है। किस चीज़ से? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल से बना है। वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? दैट इज कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकिन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इन दो चीज़ों से बना है। समझ आ रही है? ये करेक्ट ऑप्शन इधर हमारे पास ऑप्शन बी होगा। बाकी दो प्योरली कार्बोहाइड्रेट से बने हैं और ये थर्ड वन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से बना है। द आउटर मोस्ट लेयर इन अ टिपिकल प्लांट सेल। अब वही बात आ गई है प्राइमरी सेल वॉल, जो मैंने इससे पहले समझाया कि लिविंग की बात हो तो सेल मेम्ब्रेन, लिविंग की बात ना हो तो फिर सेल वॉल। Pectin is the main component of, very important question, very important question. Pectin होता तो वैसे तीनों में है। ज़रा तवज्जो से इस बात को सुने, जहन में रखें, बल्कि लिख ले अपने पास। Pectin is present in, तो फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडल तीनों। यहाँ प्रेजेंट इन की बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है पेक्टिन इज द मेन कंपोनेंट। किसका मेन कंपोनेंट है? तो पेक्टिन मिडिल लेमेला का मेन कंपोनेंट है। प्राइमरी का मेन कंपोनेंट सेलुलोज है, सेकेंडरी में लिग्निन है, सेलुलोज भी है लिग्निन भी है, बट मिडिल का मेन कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा?
पेक्टिन होगा। अ प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टार्च, सेलुलोज ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है, बट स्टार्च प्लांट के लिए स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सेलुलोज होगा। सेलुलोज हमारे पास स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है जिससे प्लांट का क्या बना हुआ है? सेल वॉल बना हुआ है। लास्ट क्वेश्चन सेल वॉल के मुताबिक जो हमारे पास है सेल वॉल से रिलेटेड, वो है सेल वॉल ऑफ प्लांट इज सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी अपरेटस बट सीक्रेटेड बाय। देखिए भाई, यहाँ आपको दो चीज़ें बताई जा रही है, एक इंफॉर्मेशन दी गई है और दूसरा जो है हमारे पास पूछी गई है एक चीज़। तो दो बातें हैं यहाँ। सिंथेसाइज्ड बाय वो तो आपने देख लिया है कि सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी अपरेटस, बट गोल्जी अपरेटस इसको सिंथेसाइज कर ले तो फिर सिक्रीट इसको कौन करेगा? तो प्रोटोप्लाज्म इसको क्या करता है? सिक्रीट करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ये था हमारे पास टेस्ट 1, जो पहला टॉपिक सेल वॉल हमने डिस्कस किया था, उसमें से ये 10 एमसीक्यूज प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जिसमें से 3 एमसीक्यूज प्रीवियस पेपर से रिलेटेड थे, बाकी 7 जो है वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज थे। अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट 2 को। टेस्ट 2 जो है ये हमारे पास क्या है? टेस्ट 2 में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में राइबोसोम। इन 3 छोटे छोटे टॉपिक्स पे तकरीबन आपको 18-19 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने होंगे। पेपर ऑलरेडी शेयर हो चुका है, आपने ऑलरेडी पेपर देखा है, कुछ बच्चों ने सॉल्व भी किया है, कुछ बच्चों ने एकेडमी में सॉल्व किया है, कुछ बच्चों ने ऑनलाइन सॉल्व किया है। बट इसकी डिस्कशन अभी देखते हैं ज़रा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, इन पे एमसीक्यूज कौन कौन से हैं और इनको सॉल्व करते हैं। ज़रा गौर करें ज़रा, शाबाश। ओके जी, ये आ गया जनाब आपके सामने टेस्ट 2 ऑफ टॉपर्स एकेडमी बायोलॉजी सेक्शन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 1, द टाइप ऑफ लिपिड फाउंड इन लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई जो लिपिड के 5 टाइप्स आपके चैप्टर 2 में मेंशन है, देखना यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनमें से कौन सा लिपिड प्रेजेंट है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फास्फोलिपिड इज फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं और 2 तरह के क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिपेंडेंट अपॉन। देखिए जी, ये फ्लूइडिटी जो है ये फास्फोलिपिड की वजह से है, ये लेक्चर में डिटेल से मैं बता चुका हूं, बट इस फ्लूइडिटी को मेंटेन करना फिर कोलेस्ट्रॉल का काम है। तो 2 बातें आपने यहाँ ज़हन नशीन करनी है, गलती नहीं करनी इसमें। फ्लूइडिटी ये किस वजह से है? तो ये फास्फोलिपिड की वजह से है। फास्फोलिपिड की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, बट इस फ्लूइडिटी को मेंटेन कौन करेगा? तो फिर कोलेस्ट्रॉल करेक्ट ऑप्शन होगा। वो क्वेश्चन भी आगे आ रहा है। विच ऑफ द मेक द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबल। तो देखिए, इसी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना ये कोलेस्ट्रॉल का काम है। ये अगर आप इस मेम्ब्रेन को देखें ना, तो ये मेम्ब्रेन आपको देखें ऐसे नज़र आएगा। ज़रा तवज्जो से देखें, ये चूँकि इस क्वेश्चंस के लिए मैंने बहुत जूम किया हुआ है, तो यहाँ कोशिश करूँगा कि इसको ये आपको दिखा सकूँ। थोड़ा सा मैं इसको पीछे ले जाता हूँ ताकि आप इसको सही तरीके से सीख सकें। ज़रा गौर से देखें मेरी तरफ। यहाँ फ़र्ज़ करें ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर है। तो ये लिपिड बाइलेयर में जो फास्फोलिपिड है, इसकी वजह से इसकी फ्लूइडिटी है। तवज्जो रखें, इसके दरमियान में यहाँ कोलेस्ट्रॉल पड़ा होगा, तो ये इस फ्लूइडिटी को मेंटेन करेगा, कंट्रोल करेगा। जितना ये फास्फोलिपिड की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। फास्फोलिपिड की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। तो जब बीच बीच में ये कोलेस्ट्रॉल आ जाता है तो वो इसकी इस फ्लूइडिटी को क्या कर देता है? इसको कंट्रोल कर लेता है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में चूँकि कंट्रोल वाली बात है, तो कंट्रोल वाली बात बच्चे यहाँ पे फास्फोलिपिड नहीं बल्कि कोलेस्ट्रॉल हमारे पास क्या होगा? ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। A chemical composition of plasma membrane which do the same function as middle lamella of the cell wall। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
जिस तरह प्लांट सेल कंबाइन होते हैं और दो प्राइमरी वॉल्स के दरमियान हमारे पास क्या होता है भाई, मिडल लेमेला होता है। वो मिडल लेमेला दो सेल्स को कंबाइन कर देता है। यहाँ वो कम्बिनेशन का काम कोलेस्ट्रॉल का है। इन चीज़ों को पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो। बाज़ चीज़ें डायरेक्ट किताब में नहीं लिखी होती, बट उसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप कंसेप्ट को गलत ना करें। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ देम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए, चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, चाहे डिफ्यूजन हो या ऑस्मोसिस हो, इंट्रिंसिक प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जिसको परमिएज कहा जाता है और ये परमिएज ओवरऑल ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। तो बच्चों, ट्रांसपोर्ट तीन तरह के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो सकते हैं। डिफ्यूजन भी हो सकता है, ऑस्मोसिस भी हो सकता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। इन तीनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? परमिएज इंट्रिंसिक प्रोटीन ये रिस्पॉन्सिबल है। Look at question number 6. A special protein carrier in plasma membrane, वही इंट्रिंसिक की बात हो रही है, परमिएज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। उसी इंट्रिंसिक की बात है, परमिएज करेक्ट ऑप्शन होगा। शाबाश, गौर से देखते जाएं। कोशिश कर रहा हूं कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करा सकूं और उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो भी आपको बताऊं ताकि आगे आप और भी चीज़ें जो है वो ठीक कर सके और गलतियां ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मिनिमाइज हो। क्वेश्चन नंबर 7, lipid bilayer make the membrane differentially permeable that allow the transport of, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इसकी होगी? लिपिड बाइलेयर जो हमारे पास डिफरेंशियली परमिएबल इसको बना रहा है। तो ज़रा देखिए, लिपिड बाइलेयर से नॉन पोलर की ट्रांसपोर्टेशन होती है। आपको ये बात जहन नशीन करनी है कि लाइक डिजॉल्व लाइक वाली बात है। लिपिड चूंकि खुद नॉन पोलर है तो नॉन पोलर मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंशियली परमिएबल से होगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक एंजाइम, प्रोटीन, शुगर या लिपिड? बहुत आसान है। एंजाइम और प्रोटीन की बात आ जाए तो इसके लिए रफ एंडोप्लाज्मिक होगा, शुगर के लिए गोल्जी अपरेटस होगा। यहाँ चूंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है तो लिपिड इज करेक्ट ऑप्शन। A cell fail to detoxify the waste substances produced in it because it does not possess. Detoxification is the function of smooth endoplasmic reticulum. तो अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा तो डिटॉक्सिफिकेशन मुश्किल होगी इसमें। यहाँ आपने एक बात गौर से सुननी है। अगर इसी क्वेश्चन में तवज्जो रखें मेरी तरफ, अगर इसी क्वेश्चन में ये बात डिटॉक्सिफिकेशन की जगह डाइजेशन की आ जाए तो भाई डाइजेशन के लिए फिर जो करेक्ट होगा वो लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम जो है ना, लाइसोसोम, ये करेक्ट होगा किस चीज़ के लिए? डाइजेशन के लिए। और डिटॉक्सिफिकेशन चूंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। बाकी सी और डी जो है वो लिपिड्स है, तो इसके लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, और कार्बोहाइड्रेट के लिए गोल्जी अपरेटस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए प्रोटीन। जो आसान है उसको डायरेक्ट ऐसे ही करते जा रहा हूँ ताकि आगे आपको मौका मिले ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का। द अटैचमेंट ऑफ टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अलॉन्ग मैसेंजर आरएनए इज कंट्रोल बाय। इसको ज़रा सीखें क्योंकि प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पड़ा है और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़रा मेरी तरफ आपने गौर से देखना है, मेरी तरफ नहीं देख सकते तो स्क्रीन की तरफ देख लें। ये देखें, ये आपके पास एक सब यूनिट है यहाँ और यहाँ दूसरा सब यूनिट है राइबोसोम का। ये दोनों बच्चे अलग पड़े हैं। इनके दरमियान में फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन मैसेंजर आरएनए आता है। तो यहाँ में ये अटैचमेंट इसके साथ होती है, वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ होती है। प्रोटीन की वजह से एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसकी वजह से अटैचमेंट एमआरएनए के साथ होती है। बट यहाँ क्वेश्चन में एमआरएनए का जिक्र नहीं है, इधर एमआरएनए का जिक्र है बट दो सब यूनिट्स को कंबाइन किया जा रहा है। फोकस इधर करें, रखिए ज़रा। ये दो सब यूनिट्स के कम्बिनेशन के लिए इधर आपके पास होगा मैग्नीशियम डाइवेलेंट, ठीक है ना। इधर मैग्नीशियम आयन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगा दो सब यूनिट्स को कंबाइन करने के लिए। तो इधर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी होगा। क्लियर है ये कंसेप्ट?
चलें जी, आ जाए ज़रा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोबारा से इसको ज़रा जूम कर लेते हैं, गौर से देखिए शाबाश। द साइज ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल इज, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का साइज क्या है? तो टोटल साइज 70s होगा, और इसको आपने याद करना है कि दिस इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स सच एज 50s लार्ज सब यूनिट एंड 30s स्मॉल सब यूनिट। तो ये ना समझे कि 50 + 30 इज इक्वल टू 80, वो तो ठीक है 80 होता है, बट साइज रिड्यूस ड्यू टू ओवरलैपिंग। साइज क्या हो जाता है? ओवरलैपिंग की वजह से रिड्यूस होता है, तो 70s इज करेक्ट ऑप्शन। 80s राइबोसोम इज फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ, यहां भी रिडक्शन वाली बात है, इसका लार्जर सब यूनिट 60 है और स्मॉलर 40 है, तो यह 100 बन गया, रिड्यूस टूवर्ड्स 80 बिकॉज ऑफ overlapping. If 3 ribosomes attach to single messenger RNA at different point, then how many similar proteins by no similar protein? ऑप्शन तो मैंने दे दिया है, नो सिमिलर प्रोटीन। ज़रा इसको एक्सप्लेन करूं, गौर करना है आपने, तवज्जो से देखना है शाबाश, कि सिमिलर प्रोटीन क्यों नहीं बन रहा, मैं इस पे बात कर रहा हूं। देखिए भाई, ये एक मैसेंजर आरएनए है, ये एक मैसेंजर आरएनए है, तो इसमें डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कोड्स होंगे ना। इधर एक राइबोसोमल यूनिट अटैच हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो बच्चों ये जब इस यहाँ से यहाँ तक का सीक्वेंस डिफरेंट होगा, सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड्स, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट, डिफरेंट जेनेटिक कोड्स होंगे, तो सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड क्या हो जाएगा? डिफरेंट होगा। व्हेन सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड इज डिफरेंट, तो प्रोटीन भी हमारे पास डिफरेंट होंगे। यहाँ पे सिमिलर का पूछा है, तो नो सिमिलर प्रोटीन, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 15. In the chemical composition of ribosome, the ratio of RNA to protein, आपके बुक में ये लिखा है कि RNA और प्रोटीन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में है, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में। तो इक्वल अमाउंट मीन 1:1, जितना प्रोटीन है उतना राइबोसोमल RNA होगा। शाबाश, गौर से देखिए। Which of the following organelle is not bonded by a membrane? बहुत आसान सा रट्टे वाला क्वेश्चन है। न्यूक्लियस, राइबोसोम, बाकी जितने भी हैं ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। 60s and 40s सब यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म व्हाट साइज पार्टिकल? फाइनल साइज इसका भाई 80 होगा। ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ये सेम है। इधर बट बताया गया, पूछा गया है कि 80s किस से बनता है, तो 60s और 40s, और इसमें बताया है कि 60 और 40 से क्या बनेगा, तो 80s इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, विच साइज ऑफ राइबोसोम इज फाउंड इन अ यूकैरियोटिक सेल? गलती नहीं करनी, आप यहाँ टिक कर देंगे 80 को, मुझे पता है आप ये गलती करेंगे, बट मैं आपको ये गलती करने नहीं दूंगा। यहाँ 80s और 70 बोथ ए एंड बी। वाई बोथ ए एंड बी? रिमेंबर, 4 जगहें ऐसी है जहाँ राइबोसोम मौजूद होता है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में 4 जगह ऐसी है जहां राइबोसोम है। डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है, वहाँ 70s है, और डिस्पर्स साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक में 80s है। तो करेक्ट ऑप्शन इधर डी होगा, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन। यूकैरियोट का अपना राइबोसोम पूछा जाए तो वो 80s होगा। यहाँ लिखा है फाउंड इन, कि इन में कौन सा होगा, तो फिर तो दोनों होंगे ना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक इज द राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द सेल। कहाँ पे होते हैं? फ्लोटिंग इन द साइटोसोल, लोकलाइज्ड इन द न्यूक्लियस, बाउंड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या बोथ ए एंड सी। करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड सी। न्यूक्लियस में तो नहीं होता ना, न्यूक्लियस में तो सब यूनिट वाली बात है, सिंथेसिस की बात है, वो चेंज चीज़ है। यहाँ राइबोसोम, पूरे का पूरा राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रोटीन सिंथेसिस वाला राइबोसोम जो है, या तो ये साइटोसोल में डिस्पर्स होगा, जिसकी बेस्ट एग्जांपल हीमोग्लोबिन है, और या तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बॉन्ड होगा। ये आज के 29 MCQs थे जो हमारे पास 2 डिफरेंट टेस्ट में हुए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। यही तरीका होगा
टेस्ट आपको मिलेगा, पहले उसको थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लिया करें, देख लिया करें और फिर उसकी डिस्कशन आपके सामने होंगी। मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने स्टडी को इसी तरह अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखिएगा। जिन बच्चों ने अभी भी स्टार्ट नहीं की स्टडी सही से, वो अपना शेड्यूल बना ले, टाइम आपके पास है, अभी भी आप इसको कर सकते हैं। अपनी कन्फ्यूजन्स को मिटाएं, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें, जो चीज़ें याद करनी की है उनको याद कर लें। प्रैक्टिस तब किया करें जब आप इसको समझ लें। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे गलतियां मिनिमाइज़ होगी, और जब गलतियां मिनिमाइज़ होगी तो अपने ओरिजिनल टेस्ट में आप कम से कम गलतियां करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।